एडजी में आपका फिर से स्वागत है आपके पर्सनल एआई ट्यूटर के साथ। आज का एक्सटेंडेड एपिसोड क्लास 12 बायोटेक्नोलॉजी सीबीएसई क्लास 12 के चैप्टर होस्ट वेक्टर सिस्टम पर है। मैं हूं गौरव और मेरे साथ हैं स्वाति। ये 30 से 60 मिनट का आराम से चलने वाला रिवीजन सेशन है, इसलिए जल्दी करने की जरूरत नहीं। नोटबुक पास हो तो अच्छा है, लेकिन आप इसे बस सुनकर भी रिवाइज कर सकते हैं। और एक छोटी सी रिलेटेबल बात। पुणे की क्लास 12 स्टूडेंट अनन्या ने एक दिन कहा कि उसे वेक्टर और होस्ट याद तो है, पर दोनों का कनेक्शन समझ नहीं आता। हमने उससे पूछा, अगर वेक्टर डीएनए को कैरी करता है तो रेप्लिकेशन के लिए कौन मदद करेगा? बस इसी सवाल से उसका पूरा चैप्टर खुल गया। आज हम भी इसी तरह क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट्स और एग्जाम टिप्स के साथ आगे बढ़ेंगे। हम पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का बेसिक फ्लो बनाएंगे, फिर होस्ट की रिक्वायरमेंट्स, आइडियल वेक्टर की फीचर्स, प्लाज्मिड और उसके टाइप्स, लैम्डा और M13 बैक्टीरियोफेजस, कॉस्मिड्स और फैस्मिड्स देखेंगे। उसके बाद यीस्ट, YACS, एक्सप्रेशन वेक्टर्स और शटल वेक्टर्स आएंगे। अंत में हम कंपेयर, एक्सप्लेन, आइडेंटिफाई और असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस करेंगे। नोटबुक में बस कीवर्ड्स लिखते चलो। चलो, चैप्टर का सेंट्रल इमेज दिमाग में बनाते हैं। हमारे पास एक डिजायर्ड डीएनए है जिसे सोर्स से आइसोलेट किया जाता है। इसे इंसर्ट या टारगेट जीन कहा जाता है। अब ये टारगेट जीन अकेले होस्ट सेल में एफिशिएंटली काम नहीं करेगा, इसलिए इसे एक कन्वीनियंट कैरियर डीएनए मॉलिक्यूल में डालते हैं। इस कैरियर को वेक्टर कहते हैं। जब वेक्टर के अंदर टारगेट जीन इंसर्ट हो जाता है तो वेक्टर कंटेनिंग इंसर्ट को रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी आरडीएनए कहते हैं। फिर इस आरडीएनए को होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस किया जाता है। होस्ट की जेनेटिक मशीनरी की मदद से आरडीएनए प्रोपगेट और एक्सप्रेस होता है। इस पूरी प्रक्रिया को जीन क्लोनिंग के ब्रॉड टर्म के अंतर्गत रखा जाता है। एक सेकेंड पॉज करके सोचो। अगर क्वेश्चन पूछे कि जीन क्लोनिंग को टू कंपोनेंट सिस्टम क्यों कहा जाता है, तो आंसर में सिर्फ होस्ट और वेक्टर लिखकर मत रुकना। वेक्टर रेप्लिकेशन के लिए एसेंशियल सीक्वेंसेस प्रोवाइड करता है, जबकि कंपैटिबल होस्ट रेप्लिकेशन के लिए एंजाइम्स और प्रोटीन्स जैसी फंक्शंस प्रोवाइड करता है। यही उनका फंक्शनल कनेक्शन है। सही। और प्रोसेस को सीक्वेंस में याद करो। टारगेट जीन आइसोलेशन, वेक्टर में इंसर्शन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्मेशन, होस्ट में इंट्रोडक्शन, फिर प्रोपगेशन और एक्सप्रेशन। एग्जाम में सीक्वेंस बेस्ड एक्सप्लेनेशन आए तो इन स्टेप्स को उल्टे सीधे नहीं लिखना। इंसर्ट सोर्स से आता है और वेक्टर कैरियर का काम करता है। यह एक कॉमन कंफ्यूजन है। क्या वेक्टर खुद होस्ट है? नहीं, वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल है जो टारगेट जीन को कैरी करता है और कंपैटिबल होस्ट के अंदर रेप्लिकेट कर सकता है। होस्ट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या सेल है जो आरडीएनए रिसीव करता है और अपनी जेनेटिक मशीनरी से उसके प्रोपगेशन में सहायता करता है। अब होस्ट पर आते हैं। एक सूटेबल होस्ट की पहली रिक्वायरमेंट है कि आरडीएनए सेल के अंदर आसानी से एंटर कर सके। दूसरी, होस्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फॉरेन डीएनए समझकर डिग्रेड न करे। तीसरी, होस्ट वेक्टर डीएनए और उसके इंसर्ट के स्मूथ रेप्लिकेशन के लिए रिक्वायर्ड एंजाइम्स और प्रोटीन सप्लाई करे। इसलिए कंपैटिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। होस्ट दो ब्रॉड कैटेगरीज में आते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक होस्ट में एशेरिकिया कोलाई, जिसे शॉर्ट में ई कोलाई कहते हैं, सबसे एक्सटेंसिवली यूज्ड है। इसका K12 स्ट्रेन जीन क्लोनिंग में कॉमनली यूज्ड होस्ट है। यूकैरियोटिक होस्ट में यीस्ट सबसे वाइडली यूज्ड है। अब तुम बताओ, क्या हर होस्ट हर वेक्टर के साथ कंपैटिबल होगा? नहीं, यही कीवर्ड है, कंपैटिबल होस्ट। वेक्टर को जिस होस्ट की रेप्लिकेशन मशीनरी और सेल्यूलर कंडीशन सूट करें वही होस्ट चुना जाता है। ई कोलाई फास्ट ग्रोथ और वेल अंडरस्टूड जेनेटिक्स के कारण बहुत उपयोगी है। सोर्स में यह भी दिया है कि ई कोलाई लगभग हर 20 मिनट्स में अपनी पॉपुलेशन डबल कर सकता है। ई कोलाई को आंसर में आइडेंटिफाई करते समय कुछ कीवर्ड्स याद रखो। रॉड शेप्ड, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम, वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स की लोअर इंटेस्टाइन में पाया जा सकता है और रैपिड ग्रोथ करता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये प्रॉपर्टीज होस्ट की पहचान और यूजफुलनेस एक्सप्लेन करती हैं।
इन्हें वेक्टर की फीचर्स के साथ मिक्स मत करना। एक ऑल्टरनेटिव प्रोकैरियोटिक होस्ट बैसिलस सबटिलिस है। सोर्स में इसका स्पेसिफिक यूज दिया गया है जब एम क्लोन जीन से एनकोडेड प्रोटीन का सिक्रीशन हो। ये डिटेल शॉर्ट आंसर में एग्जाम्पल की तरह काम आ सकती है। यूकैरियोटिक साइड पर यीस्ट इंपॉर्टेंट है, खासकर बड़े डीएनए फ्रैगमेंट्स और यूकैरियोटिक जीन्स के कॉन्टेक्स्ट में। अब मिनी रिकैप। होस्ट आरडीएनए को रिसीव करता है, उसे डिग्रेड नहीं करता और रेप्लिकेशन के लिए एंजाइम्स तथा प्रोटीन्स देता है। ई कोलाई सबसे एक्सटेंसिवली यूज प्रोकैरियोटिक होस्ट है। K12 स्ट्रेन कॉमनली यूज है। बैसिलस सबटिलिस सेक्रीशन के लिए ऑल्टरनेटिव है और ईस्ट प्रमुख यूकैरियोटिक होस्ट है। यह 4 लाइन रिकैप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। अब वेक्टर की तरफ चलते हैं। प्रिंसिपल में कोई भी डीएनए मॉलिक्यूल वेक्टर बन सकता है अगर वह होस्ट सेल के अंदर खुद रेप्लिकेट कर सके। लेकिन प्रैक्टिकल क्लोनिंग वेक्टर, विशेषकर प्लाज्मिड, के लिए कुछ इसेंशियल फीचर्स चाहिए। पहला, वेक्टर छोटा हो ताकि होस्ट में आसानी से एंटर करे और कंपैरेटिवली बड़ा इंसर्ट अकोमोडेट कर सके। दूसरी फीचर है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसे ओरी कहते हैं। ओरी वेक्टर को होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑटोनॉमस रेप्लिकेशन की क्षमता देता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये लाइन प्रिसाइसली लिखना, ओरी वह सीक्वेंस है जिसके कारण वेक्टर होस्ट के अंदर रेप्लिकेट कर सकता है। होस्ट एंजाइम्स प्रोवाइड करता है, लेकिन वेक्टर में रेप्लिकेशन से जुड़ी एसेंशियल सीक्वेंस भी होनी चाहिए। तीसरी फीचर है यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट्स। अगर वेक्टर में बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन साइट्स हों तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उसे कई पीसेस में फ्रैगमेंट कर देगा। इसलिए क्लोनिंग के लिए यूनिक साइट्स यूजफुल होते हैं। चौथी फीचर है सिलेक्टेबल मार्कर, जो ट्रांसफॉर्मेंट्स को स्क्रीन आउट करने में मदद करता है। एग्जाम्पल्स हैं टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस। एक क्विक चेक। आइडियल वेक्टर की 4 बातें क्या हुई? स्मॉल साइज, ओरी, यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट्स और सिलेक्टेबल मार्कर। अगर पांचवी बात लिखने का मन हो तो पहले सोर्स में उसका डायरेक्ट सपोर्ट चेक करना। आंसर को अननेसेसरी फीचर से लंबा करने के बजाय इन 4 पॉइंट्स को साफ डेफिनेशन और फंक्शन के साथ लिखना ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। और सिलेक्टेबल मार्कर को सिलेक्शन और रेप्लिकेशन से अलग रखना। ओरी रेप्लिकेशन के लिए है, जबकि सिलेक्टेबल मार्कर ट्रांसफॉर्मेंट्स को आइडेंटिफाई या स्क्रीन करने के लिए है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स जैसे टेट आर और एम्प आर एग्जाम्पल्स हैं। कॉमन मिस्टेक ये है कि स्टूडेंट सिलेक्टेबल मार्कर को टारगेट जीन समझ लेता है। टारगेट जीन डिजायर्ड इंसर्ट है, मार्कर पहचानने में मदद करता है। अब प्लाज्मिड सर्कुलर, डबल स्ट्रैंडेड, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ऑटोनोमस रेप्लिकेशन कर सकते हैं। ये बैक्टीरिया, आर्किया और यीस्ट जैसे यूकैरियोट्स में नेचुरली भी पाए जाते हैं। उनका साइज कुछ 1000 बेस पेयर से लेकर 100 किलो बेस पेयर से अधिक तक हो सकता है। यह डेफिनेशन फ्रीक्वेंटली टेस्टेड हो सकती है। प्लाज्मिड सेल डिवीजन से पहले डुप्लीकेट होता है और डिवीजन के दौरान कम से कम एक कॉपी प्रत्येक डॉटर सेल में सेग्रीगेट हो जाती है। इसीलिए प्लाज्मिड सक्सेसिव जेनरेशंस में प्रोपगेट कर सकता है। अगर कोई प्लाज्मिड होस्ट क्रोमोसोम में इंटीग्रेट कर सके तो उसे एपिसोम कहा जाता है। ये एक डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चन बन सकता है। नेचुरली अकरिंग प्लाज्मिड्स होस्ट को अलग अलग बेनिफिट्स दे सकते हैं। आर प्लाज्मिड्स एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से जुड़े होते हैं। कोल प्लाज्मिड्स कोलिसेंस नाम के टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं जो दूसरे बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं। एफ प्लाज्मिड्स ट्रांसफर जीन्स रखते हैं जिनसे पिलस बन सकता है और प्लाज्मिड दूसरे सेम या रिलेटेड बैक्टीरियल सेल्स तक ट्रांसफर हो सकता है। एक सेकंड सोचो, आर प्लाज्मिड, कोल प्लाज्मिड और एफ प्लाज्मिड को किस बेसिस पर बताया गया? ये उनके जीन्स या फंक्शंस के आधार पर कैटेगरीज हैं। दूसरी क्लासिफिकेशन कॉपी नंबर के आधार पर होती है। इसलिए इन दोनों क्लासिफिकेशंस को एक ही लिस्ट समझना गलत होगा। एग्जाम में वर्डिंग ध्यान से पढ़ना। कॉपी नंबर के आधार पर हाई या मल्टी कॉपी प्लाज्मिड्स और लो या सिंगल कॉपी प्लाज्मिड्स होते हैं। हाई कॉपी प्लाज्मिड्स बैक्टीरियल क्रोमोसोमल डीएनए के रेप्लिकेशन कंट्रोल से रिलेटिवली फ्री होते हैं और एक सेल में लगभग 10 से 30 कॉपीज हो सकते हैं। उनकी रेप्लिकेशन को रिलैक्स्ड रेप्लिकेशन कहा जाता है।
लो या सिंगल कॉपी प्लाज्मिड्स की रेप्लिकेशन और सेग्रीगेशन बैक्टीरियल क्रोमोसोमल डीएनए की रेप्लिकेशन के सेम कंट्रोल में होती है। इसलिए सेल में केवल वन या फ्यू कॉपीज रहती हैं। इस रेप्लिकेशन को स्ट्रिंजेंट रेप्लिकेशन कहा जाता है। यहाँ मेमोरी ट्रिक से ज्यादा लॉजिक समझो, कंट्रोल टाइट है, इसलिए कॉपी नंबर लिमिटेड है। हाई कॉपी प्लाज्मिड का एडवांटेज भी समझो। ज्यादा कॉपीज होने से रिकॉम्बिनेंट डीएनए की यील्ड बढ़ सकती है और स्क्रीनिंग के दौरान सिग्नल्स की स्ट्रेंथ बढ़ सकती है। दूसरी तरफ लो कॉपी प्लाज्मिड में कॉपीज रिस्ट्रिक्टेड रहती हैं। एग्जाम आंसर में हाई कॉपी को रिलैक्स्ड रेप्लिकेशन और लो कॉपी को स्ट्रिंजेंट रेप्लिकेशन से क्लियरली पेयर करना। अब PBR 313 से PBR 322 की डेवलपमेंट स्टोरी। PBR 313 लगभग 9 किलोबाइट का प्लाज्मिड वेक्टर था, जिसमें हाई कॉपी रेप्लिकेशन, टेट-R, एम्प-R और कई यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट्स थे। लेकिन उसका काफी डीएनए वेक्टर फंक्शन के लिए एसेंशियल नहीं था, इसलिए नॉन एसेंशियल सीक्वेंसेस डिलीट करके साइज घटाई गई और PBR 322 बनाया गया। PBR 322 का साइज 4361 बेस पेयर्स तक रिड्यूस किया गया और ये जीन क्लोनिंग के लिए वाइडली यूज्ड वेक्टर बना। बाद में मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स यानी MCS पॉलीक्लोनिंग साइट्स या पॉलीलिंकर्स इंट्रोड्यूस किए गए। MCS एक शॉर्ट सिंथेटिक डीएनए फ्रेगमेंट है जिसमें कई यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट्स होते हैं, जिससे अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया हुआ फॉरेन डीएनए इंसर्ट किया जा सकता है। अगर क्वेश्चन आए कि प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर्स को डेवलप कैसे किया गया, तो आंसर में नेचुरल प्लाज्मिड्स को मॉडिफाई, शॉर्टन, रिकंस्ट्रक्ट और रिकम्बाइन करने की बात लिखो। PBR 313 से अननेसेसरी डीएनए हटाकर PBR 322 बना गया और फिर MCS जैसे सिंथेटिक क्लोनिंग रीजन्स जोड़े गए। यही आंसर का लॉजिकल फ्लो है, केवल नेम्स की लिस्ट नहीं। अब तक हम फर्स्ट मेजर आइडिया यानी होस्ट और बेसिक वेक्टर फीचर्स और प्लाज्मिड का कोर पार्ट कवर कर चुके हैं। एडजी में ऐसे एग्जैक्ट डाउट्स को स्टेप बाय स्टेप तोड़कर एक्टिव रिकॉल से चेक किया जा सकता है। अभी अपने आप से पूछो, PBR 322 में उरी सिलेक्टेबल मार्कर्स और यूनिक क्लोनिंग साइट्स का क्या रोल है? अब बैक्टीरियोफेज वेक्टर्स। बैक्टीरियोफेजेस ऐसे वायरसेस हैं जो बैक्टीरियल सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं। लार्ज इंसर्ट्स के क्लोनिंग में फेज वेक्टर्स प्लाज्मिड से ज्यादा एफिशिएंट हो सकते हैं। साथ ही बहुत सारे बैक्टीरियोफेज प्लाक्स को स्क्रीन करना बैक्टीरियल कॉलोनीज को स्क्रीन करने से आसान बताया गया है। ई कोलाई के लिए लैम्डा और M132 कॉमन फेजेस हैं। लैम्डा फाज की बेसिक स्ट्रक्चर समझो। इसमें हेड या कैप्सिड और टेल होते हैं। हेड में फाज जीनोम रहता है। फाज पार्टिकल ई कोलाई की सरफेस से बाइंड करता है और टेल के माध्यम से अपना जीनोम बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट करता है। यह स्ट्रक्चर और एंट्री मैकेनिज्म शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंट है। लैम्डा के दो लाइफ साइकिल ऑल्टरनेटिव्स हैं, लिटिक और लाइसोजेनिक। लिटिक साइकिल में लैम्डा डीएनए रेप्लिकेट होता है, नए फाज पार्टिकल्स बनते हैं और सेल लाइसिस के कारण बाहर निकलते हैं। लाइसोजेनिक पाथवे में फेज डीएनए होस्ट क्रोमोसोम में इंटीग्रेट हो जाता है। इंटीग्रेटेड लैम्डा डीएनए को प्रोफेज कहा जाता है और वह होस्ट को अपैरेंट हार्म किए बिना रेसिडेंट रह सकता है। लैम्डा जीनोम लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और इसमें 48,490 बेस पेयर्स होते हैं। दोनों एंड्स पर 1-2 BASE सिंगल स्ट्रैंडेड कॉस सीक्वेंसेस या कोहेसिव एंड्स होते हैं। ये एंड्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं। होस्ट सेल में जाने के बाद कॉस सीक्वेंसेस पेयर करते हैं और होस्ट एंजाइम्स उन्हें लाइगेट करके लैम्डा जीनोम का सर्कुलर फॉर्म बनाते हैं। यहाँ संख्या पर ध्यान दो। लीनियर फॉर्म 48,490 बेस पेयर्स का है, जबकि कॉस एंड्स पेयर और लिगेट होने के बाद सर्कुलर फॉर्म 48,502 बेस पेयर्स का बताया गया है। ऐसे न्यूमेरिकल फैक्ट्स को आंसर में तभी लिखना जब क्वेश्चन स्ट्रक्चर या जीनोम पर स्पेसिफिकली हो, वरना मेन कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लैम्डा मल्टीप्लिकेशन में रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन होती है।
इससे लैम्डा जीनोम्स की एक लंबी कॉन्कैटमर बनती है जिसमें कॉपीज एंड टू एंड जुड़ी होती हैं और कॉस साइट्स से सेपरेटेड रहती हैं। फिर कॉन्केटेमर कॉस साइट्स पर क्लीव होती है, एक यूनिट फाग डीएनए बनता है और उसे एम्प्टी हेड में पैकेज करके टेल अटैच किया जाता है। एक लाइकली क्वेश्चन है, लैम्डा को क्लोनिंग वेक्टर बनाने के लिए उसके जीनोम का मिडिल रीजन क्यों रिप्लेस किया जाता है? क्योंकि लगभग 1/3 मिडिल रीजन लाइसोजेनी के लिए डिस्पेंसेबल है और सक्सेसफुल लिटिक इन्फेक्शन के लिए एसेंशियल नहीं। उस रीजन को इंसर्ट से रिप्लेस किया जा सकता है, लेकिन रिकॉम्बिनेंट डीएनए का साइज एफिशिएंट पैकेजिंग के लिए 38 से 52 केबीपी के बीच रहना चाहिए। लैम्डा बेस्ड वेक्टर्स के दो ब्रॉड क्लासेस हैं। इंसर्शन वेक्टर में एक सिंगल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट होता है जहां इंसर्ट लगाया जाता है। रिप्लेसमेंट वेक्टर में नॉन एसेंशियल सेंट्रल स्टफर रीजन के दोनों तरफ क्लोनिंग साइट्स होते हैं और उस सेगमेंट को हटाकर इंसर्ट लगाया जाता है। डिफरेंस लिखते समय सिंगल साइट बनाम फ्लैंकिंग पेयर ऑफ साइट्स जरूर मेंशन करना। अब M13 यही कोलाई का फिलामेंटस बैक्टीरियोफेज है, जिसका जीनोम लगभग 6.4 किलोबेस का सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है और ट्यूबुलर कैप्सिड में पैकेज रहता है। M13 केवल उन ई कोलाई सेल्स को इन्फेक्ट करता है जिनमें F प्लाज्मिड हो, क्योंकि अटैचमेंट और एडसॉर्प्शन के लिए पिलस आवश्यक होता है। M13 लाइफ साइकिल में सिंगल स्ट्रैंडेड फाज डीएनए होस्ट के अंदर डबल स्ट्रैंडेड रेप्लिकेटिव फॉर्म यानी RF बनाता है। इसके बाद यही फॉर्म सिंगल स्ट्रैंडेड जीनोमिक डीएनए जनरेट करता है। प्रोजेनी डीएनए कैप्सिड प्रोटीन्स के साथ असेंबल होता है और होस्ट सेल को लाइस किए बिना बाहर निकलता है। M13 वेक्टर कंस्ट्रक्शन में डबल स्ट्रैंडेड RF फॉर्म उपयोगी है। M13 के इंटरजेनिक रीजन में इंसर्ट रखा जाता है ताकि फाग रेप्लिकेशन डिस्टर्ब न हो। M13 MP1 8 एक एग्जाम्पल है और यह ब्लू वाइट सिलेक्शन फैसिलिटेट करता है। अब चेक, लैम्डा और M13 दोनों ई कोलाई के लिए कॉमन फेजेस हैं, लेकिन लैम्डा में हेड टेल स्ट्रक्चर और लाइटिक लाइसोजेनिक ऑल्टरनेटिव्स हाईलाइट होते हैं, जबकि M13 फिलामेंटस और नॉन लाइटिक रिलीज के लिए जाना जाता है। फेज सेक्शन का रिकैप। बैक्टीरियोफेज वेक्टर्स लार्ज इंसर्ट्स और लार्ज स्केल स्क्रीनिंग के लिए यूजफुल हैं। लैम्डा में कॉज सीक्वेंसेस, लिटिक और लाइसोजेनिक पाथवेज, रोलिंग सर्कल, रेप्लिकेशन और इंसर्शन तथा रिप्लेसमेंट वेक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। M13 सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर जीनोम, F प्लाज्मिड कंटेनिंग ई कोलाई इन्फेक्शन, रेप्लिकेटिव फॉर्म और ब्लू वाइट सिलेक्शन से जुड़ा है। अब हाइब्रिड वेक्टर्स पर आते हैं। कॉस्मिड प्लाज्मिड और लैम्डा फाज प्रॉपर्टीज का कॉम्बिनेशन है। ये प्लाज्मिड की तरह रेप्लिकेट करता है, लेकिन लैम्डा फाज कोट्स में इन विट्रो पैकेज भी किया जा सकता है। इसमें प्लाज्मिड डिराइव्ड रेप्लिकेशन फंक्शंस, यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट्स और सिलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं। साथ में लैम्डा डीएनए का कॉस साइट सेगमेंट होता है। कॉस्मिड का प्रैक्टिकल एडवांटेज ये है कि अधिकांश कॉस्मिड क्लोनिंग वेक्टर्स लगभग 45 के बीपी तक के डीएनए इंसर्ट्स अकोमोडेट कर सकते हैं। लैम्डा डीएनए का बहुत छोटा हिस्सा भी कॉस जंक्शन और टर्मिनेस बाइंडिंग तथा क्लीवेज के लिए सफिशिएंट हो सकता है। एग्जाम में कॉस्मिड को सिंपली लार्ज प्लाज्मिड मत लिखना, उसके लैम्डा पैकेजिंग प्रॉपर्टी को जरूर बताना। phasmids या फेगमिड्स ट्रू हाइब्रिड वेक्टर्स बिटवीन फेज एंड प्लाज्मिड हैं। ये लीनियर ड्यूप्लेक्स डीएनएज होते हैं। इनके एंड्स लैम्डा फेज डीएनए के होते हैं, जिनमें लाइटिक इन्फेक्शन के लिए रिक्वायर्ड जीन्स होते हैं, और मिडिल रीजन लीनियराइज्ड प्लाज्मिड होता है। दोनों लैम्डा फाज और प्लाज्मिड की रेप्लिकेशन फंक्शंस इंटैक्ट रहती हैं। प्लाज्मिड रिकॉम्बिनेंट को इन्फेक्शन से पहले इन विट्रो पैकेज किया जाता है। ई कोलाई सेल में जाने के बाद ये फैज की तरह रेप्लिकेट करके प्लैक्स बना सकता है। लेकिन अगर वेक्टर में लैम्डा रिप्रेसर एनकोड करने वाला जीन हो तो फास्मिड फाज की बजाय प्लाज्मिड की तरह रेप्लिकेट करता है। यह डिटेल फास्मिड और कॉस्मिड के बीच डिफरेंस में यूजफुल है। एक क्विक कंपैरिजन बोलकर करो। कॉस्मिड में प्लाज्मिड लाइक रेप्लिकेशन और लैम्डा कोड पैकेजिंग के लिए कॉस साइट्स होते हैं। प्लाज्मिड में लैम्डा एंड्स, प्लाज्मिड मिडिल रीजन और दोनों रेप्लिकेशन फंक्शंस इंटैक्ट होते हैं।
कॉस्मिड बड़े इंसर्ट अकोमोडेट करने के लिए जाना जाता है, जबकि फास्मिड का बिहेवियर रिप्रेसर जीन की प्रेजेंस के अनुसार फाग या प्लाज्मिड जैसा हो सकता है। अब हम यूकैरियोटिक होस्ट वेक्टर सिस्टम में एंटर कर रहे हैं। हायर ऑर्गेनिजम्स के जीनोम एनालिसिस में बहुत बड़े डीएनए फ्रैगमेंट्स क्लोन कर पड़ते हैं। यूकैरियोटिक जीन्स में इंट्रॉन्स हो सकते हैं जो बहुत लंबे होते हैं। इतना बड़ा इंसर्ट प्लाज्मिड की मैक्सिमम कैपेसिटी से बाहर हो सकता है, इसलिए स्पेशल हाई कैपेसिटी वेक्टर्स यानी आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स विकसित किए गए। सबसे कॉमन यूकैरियोटिक होस्ट बेकर्स ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसियाe है। यह आमतौर पर बडिंग से एसेक्सुअली मल्टीप्लाई करता है, सस्पेंशन में सिंगल सेल्स की तरह ग्रो कर सकता है और सॉलिड मीडियम पर कॉलोनीज बनाता है। इसके कई मेटाबॉलिक, बायोसिंथेटिक और सेल साइकिल डिफेक्टिव म्यूटेंट्स नोन और जेनेटिकली मैप्ड हैं। इसका फूड इंडस्ट्री में सेफ यूज भी बताया गया है। सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया में डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर 2 माइक्रोमीटर प्लाज्मिड भी पाया जाता है, जिसका उपयोग कई वेक्टर्स डेवलप करने हुआ है। बड़े डीएनए इंसर्ट्स के लिए यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स यानी IACS इंपॉर्टेंट है। याक लगभग 200 से 500 किलोबेस साइज के इंसर्ट्स क्लोन करने के लिए डिजाइन हाई कैपेसिटी वेक्टर है। ये एसी की स्ट्रक्चरल फीचर्स को स्लोली ऑर्गेनाइज करो। 2 ईस्ट टेलोमेरिक सीक्वेंसेस, एक ईस्ट सेंट्रोमेरिक सीक्वेंस, ईस्ट ARS यानी ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस और अप्रोप्रिएट सिलेक्टेबल मार्कर्स। टेलोमियर्स क्रोमोसोम एंड से जुड़े होते हैं, सेंट्रोमियर क्रोमोसोम सेग्रीगेशन से और ARS रेप्लिकेशन स्टार्ट साइट की तरह काम करता है। आंसर में कंपोनेंट और फंक्शन दोनों लिखने की कोशिश करो। ये इसी का इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इसके दो फॉर्म्स होते हैं। बैक्टीरिया में ग्रो करने के लिए सर्कुलर फॉर्म उपयोग होता है, जिसमें बैक्टीरियल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होता है। यीस्ट में उपयोग के लिए सर्कुलर फॉर्म आइसोलेट करके लिनियराइज किया जाता है ताकि यीस्ट टेलोमेरिक सीक्वेंसेस दोनों एंड्स पर आ जाए। हाई कैपेसिटी वेक्टर्स को इंसर्ट साइज के साथ कनेक्ट करो। प्लाज्मिड लगभग 10 किलोबेस तक, बैक्टीरियोफेज 8 से 25 किलोबेस, कॉस्मिड 23 से 40 किलोबेस, PAC 100 से 300 किलोबेस, BAC 300 किलोबेस तक और YAC 200 से 500 किलोबेस तक अकोमोडेट कर सकता है। ये रेंजेस सोर्स में दी गई हैं और कंपैरिजन क्वेश्चन में यूजफुल हैं। अगर पूछा जाए कि लार्ज यूकैरियोटिक जीन इंसर्ट को कैसे क्लोन करेंगे, तो रीजनिंग ये होगी। यूकैरियोटिक जीन्स और इंट्रॉन्स के कारण फ्रैगमेंट बहुत बड़ा हो सकता है, इसलिए प्लाज्मिड पर्याप्त नहीं होगा। ऐसे केस में YAC जैसे आर्टिफिशियल क्रोमोसोम या अन्य हाई कैपेसिटी वेक्टर चुने जाएंगे और कंपैटिबल यूकैरियोटिक होस्ट के रूप में यीस्ट रिलेवेंट हो सकता है। एक मिसकंसेप्शन चेक, ये इसी केवल ईस्ट में ही हर फॉर्म में ग्रो करता है ऐसा मत लिखना। सोर्स क्लियरली बताता है कि सर्कुलर फॉर्म बैक्टीरिया में प्लाज्मिड की तरह मैनिपुलेट और ग्रो किया जा सकता है, जबकि लीनियर फॉर्म यीस्ट में उपयोग होती है। फॉर्म और होस्ट का यह कनेक्शन आंसर में मार्क्स बचा सकता है। अब क्लोनिंग और एक्सप्रेशन का डिफरेंस समझते हैं। क्लोनिंग वेक्टर मुख्य रूप से डीएनए इंसर्ट को प्रोपेगेट करता है। एक्सप्रेशन वेक्टर इंसर्ट को कैरी करने के साथ क्लोन जीन को एफिशिएंटली एक्सप्रेस भी करवाता है। इसलिए एक्सप्रेशन वेक्टर में एफिशिएंट प्रमोटर और ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन सीक्वेंस जैसी अतिरिक्त अरेंजमेंट्स होती हैं। एक्सप्रेशन वेक्टर में प्रमोटर जीन के 5 प्राइम साइड यानी अपस्ट्रीम पर होता है। क्लोन जीन इसके डाउनस्ट्रीम में इंसर्ट होता है और 3 प्राइम साइड यानी डाउनस्ट्रीम पर ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेटर सीक्वेंस होती है। प्रमोटर से एक्सप्रेशन इनिशिएट होता है और टर्मिनेटर ट्रांसक्रिप्शन को सही तरह एंड करने में मदद करता है। इस पूरे पोर्शन को एक्सप्रेशन कैसेट कहा जाता है। इन प्रमोटर्स को जनरली इंड्यूसिबल नेचर का बताया गया है ताकि क्लोन जीन का एक्सप्रेशन रेगुलेट किया जा सके। इसलिए क्वेश्चन में प्रोमोटर का रोल केवल स्टार्ट पॉइंट लिखना नहीं है, रेगुलेटेड एक्सप्रेशन का पॉइंट भी जोड़ना चाहिए। एक्सप्रेशन वेक्टर्स प्लाज्मिड बेस्ड या वायरस बेस्ड दोनों हो सकते हैं। अब हेटेरोलॉगस जीन एक्सप्रेशन, जब जीन एक सोर्स ऑर्गेनिज्म का हो और उसे दूसरे टाइप के होस्ट में एक्सप्रेस किया जाए तो जीन होस्ट के लिए फॉरेन होता है।
अगर यूकैरियोटिक जीन को प्रोकैरियोटिक होस्ट में एक्सप्रेस करना हो तो उसमें इंट्रॉन्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि प्रोकैरियोटिक होस्ट में स्प्लाइसिंग एब्सेंट है। दूसरी कंडीशन ये है कि एक्सप्रेस्ड प्रोटीन को बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन जैसे ग्लाइकोसाइलेशन की आवश्यकता न हो। इसलिए हेटेरोलोगस एक्सप्रेशन की सूटेबिलिटी जीन और होस्ट दोनों पर डिपेंड करती है। एग्जाम आंसर में दो कंडीशंस अलग अलग नंबर्ड पॉइंट्स में लिखना सबसे क्लियर तरीका रहेगा। एक्टिव रिकॉल करो। एक्सप्रेशन कैसेट में जीन के एक साइड पर क्या होगा और दूसरी साइड पर क्या? सही आंसर है 5 प्राइम या अपस्ट्रीम साइड पर प्रमोटर और 3 प्राइम या डाउनस्ट्रीम साइड पर टर्मिनेटर। और क्लोनिंग वेक्टर से डिफरेंस, एक्सप्रेशन वेक्टर प्रोपगेशन के साथ एफिशिएंट जीन एक्सप्रेशन भी अलाउ करता है। अब फाइनल कॉन्सेप्ट सेक्शन, शटल वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर्स दो अल्टरनेटिव होस्ट में रेप्लिकेशन के लिए डेवलप किए जाते हैं। ये दो प्रोकैरियोटिक स्पीसीज के बीच शटल कर सकते हैं, या इकोलाई और ईस्ट प्लांट या एनिमल सेल्स जैसे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक पेयर के बीच। इसलिए इनका नाम शटल वेक्टर है। शटल वेक्टर में दो ऑरिजिन्स ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं, क्योंकि उसे दो होस्ट में रेप्लिकेट करना है। लेकिन एक गिवन होस्ट में एक समय पर केवल एक ऑरिजिन एक्टिव होता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। दो ऑरी होने का मतलब ये नहीं कि दोनों ऑरिजिन्स एक ही होस्ट में साइमल्टेनियसली एक्टिव होंगे। अब पूरे चैप्टर का मैप देखो। पहले टारगेट जीन को आइसोलेट किया गया और वेक्टर में इंसर्ट करके आरडीएनए बनाया गया। कंपैटिबल होस्ट ने आरडीएनए को रिसीव किया और एंजाइम्स तथा प्रोटीन्स देकर रेप्लिकेशन सपोर्ट किया। फिर वेक्टर की फीचर्स, प्लाज्मिड्स, फेजेस, हाइब्रिड वेक्टर्स, वाईएसीएस, एक्सप्रेशन और शटल वेक्टर्स ने अलग अलग क्लोनिंग नीड्स एक्सप्लेन की। अब एग्जाम मोड क्वेश्चन हो सकता है, वेक्टर की मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। आंसर 4 हेडिंग्स में, स्मॉल साइज और लार्ज इंसर्ट कैपेसिटी, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट्स और सिलेक्टेबल मार्कर। हर हेडिंग के बाद एक शॉर्ट फंक्शन लिखो। केवल टर्म्स की लिस्ट से बेहतर है टर्म प्लस पर्पस वाला आंसर। क्वेश्चन हो सकता है, प्लाज्मिड क्या है और उसके डिफरेंट टाइप्स बताइए। डेफिनेशन में सर्कुलर, डबल स्ट्रैंडेड, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल और ऑटोनोमस रेप्लिकेशन लिखो। टाइप्स में फंक्शन बेस्ड आर प्लाज्मिड, कोल प्लाज्मिड, एफ प्लाज्मिड लिख सकते हो। और कॉपी नंबर बेस्ड हाई या मल्टी कॉपी तथा लो या सिंगल कॉपी प्लाज्मिड्स अलग से एक्सप्लेन कर सकते हो। चलो एक आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चन, होस्ट क्रोमोसोम में इंटीग्रेट हो सकने वाला प्लाज्मिड क्या कहलाता है? 1 सेकंड सोचो। आंसर है एपिसोम। कोल प्लाज्मिड बैक्टीरिया को किल करने वाले कॉलिसिन से जुड़ा है। आर प्लाज्मिड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से और एफ प्लाज्मिड पिलिस मीडिएटेड ट्रांसफर से। इन चारों को मिक्स मत करना। असर्शन रीजन टाइप में असर्शन हो सकता है कि आइडियल वेक्टर में सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। रीजन होगा कि सिलेक्टेबल मार्कर्स ट्रांसफॉर्मेंट्स को स्क्रीन आउट करने के लिए रिक्वायर्ड है। यहाँ असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं और रीजन असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आंसर चुनने से पहले दोनों स्टेटमेंट्स का ट्रूथ और उनका लॉजिकल कनेक्शन चेक करो। दूसरा असर्शन रीजन कॉस्मिड पर हो सकता है। कॉस्मिड हाइब्रिड वेक्टर है और रीजन ये है कि उसमें प्लाज्मिड तथा लैम्डा फाज दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं। दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन करता है। इसी तरह मैचिंग में मल्टी कॉपी को स्ट्रिंजेंट रेप्लिकेशन से मैच करना इनकरेक्ट होगा, क्योंकि स्ट्रिंजेंट रेप्लिकेशन लो या सिंगल कॉपी प्लाज्मिड से जुड़ी है। एक लॉन्ग आंसर फ्रेम लैम्डा फाज के लिए रखो। पहले स्ट्रक्चर, हेड, टेल और जीनोम, फिर इन्फेक्शन और लाइटिक तथा लाइसोजेनिक पाथवेज। उसके बाद लीनियर जीनोम, कॉस कोहेसिव एंड्स, सर्कुलराइजेशन, रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन और पैकेजिंग। अंत में डिस्पेंसेबल मिडल रीजन, 38 से 52 किलोबेस पैकेजिंग रेंज और इंसर्शन तथा रिप्लेसमेंट वेक्टर का डिफरेंस लिखो। M13 आंसर में भी सीक्वेंस मेंटेन करो। यह फिलामेंटस ई कोलाई फाज है, सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर जीनोम और ट्यूबुलर कैप्सिड रखता है। F प्लाज्मिड कंटेन सेल्स को इन्फेक्ट करता है। होस्ट में डबल स्ट्रैंडेड रेप्लिकेटिव फॉर्म बनती है, फिर सिंगल स्ट्रैंडेड जीनोमिक डीएनए जनरेट होता है।
इंटरजेनिक रीजन इंसर्ट के लिए यूज होता है और M13 MP1 8 ब्लू वाइट सिलेक्शन फैसिलिटेट करता है। अब कंपेयर करो कॉस्मिड बनाम फैस्मिड। कॉस्मिड प्लाज्मिड की तरह रेप्लिकेट करता है और लैम्डा कोट्स में पैकेज हो सकता है, उसमें कॉस साइट्स होते हैं और यह लार्ज इंसर्ट्स अकोमोडेट करता है। फास्मिड लीनियर डुप्लेक्स हाइब्रिड है, लैम्डा एंड्स और लीनियराइज्ड प्लाज्मिड मिडल रीजन रखता है, दोनों रेप्लिकेशन सिस्टम्स इंटैक्ट रखता है और रिप्रेसर जीन होने पर प्लाज्मिड की तरह रेप्लिकेट कर सकता है। अब एक 5 पॉइंट स्पीड राउंड। कंपैटिबल होस्ट rDNA को डिग्रेड नहीं करता और ये ऑटोनॉमस रेप्लिकेशन से जुड़ा है। सेलेक्टेबल मार्कर ट्रांसफॉर्मेंट्स की स्क्रीनिंग में मदद करता है। ये एसी बड़े यूकैरियोटिक इंसर्ट्स के लिए है। शटल वेक्टर में 2 ओरिजिन्स होते हैं, लेकिन गिवन होस्ट में केवल एक एक्टिव होता है। अपने आंसर से पहले इन पांचों को बिना देखे बोलो। अगर तुमने स्पीड राउंड में ओरी और सेलेक्टेबल मार्कर उलट दिए तो अभी उन्हें दोबारा अलग करो। ओरी वेक्टर रेप्लिकेशन के लिए है, सेलेक्टेबल मार्कर सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफॉर्मेंट्स को स्क्रीन करने के लिए है। इसी तरह प्रमोटर एक्सप्रेशन शुरू और रेगुलेट करने में मदद करता है, जबकि टर्मिनेटर ट्रांसक्रिप्शन के सही टर्मिनेशन से जुड़ा है। एक स्टूडेंट पूछ सकता है, क्या हर क्लोन जीन ऑटोमेटिकली एक्सप्रेस होगा? नहीं, क्लोनिंग और एक्सप्रेशन अलग बातें हैं। डीएनए प्रोपगेट हो सकता है, लेकिन एफिशिएंट एक्सप्रेशन के लिए सूटेबल प्रमोटर, इंसर्शन पोजीशन और ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन सीक्वेंस वाला एक्सप्रेशन वेक्टर चाहिए। होस्ट भी मैटर करता है, क्योंकि जीन सोर्स और होस्ट की बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स कंपैटिबल होनी चाहिए। अब एक एप्लीकेशन स्टाइल रीजनिंग। अगर इंसर्ट बहुत बड़ा है और हायर ऑर्गेनिज्म के जीनोम से आया है तो स्मॉल प्लाज्मिड चुनना लॉजिकल नहीं होगा। यूकैरियोटिक जीन्स में इंट्रॉन्स हो सकते हैं और लार्ज फ्रैगमेंट्स के लिए YAC जैसे हाई कैपेसिटी वेक्टर्स डेवलप किए गए हैं। होस्ट के रूप में यीस्ट रेलेवेंट हो सकता है क्योंकि यह प्रमुख यूकैरियोटिक होस्ट वेक्टर सिस्टम है। अब चैप्टर के एक्सरसाइज स्टाइल प्रॉम्प्ट्स मेंटली सॉल्व करो। होस्ट वेक्टर सिस्टम की इंपॉर्टेंस बतानी हो तो कंपैटिबल होस्ट और वेक्टर का कोऑर्डिनेटेड रोल लिखो। वेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाए तो 4 फीचर्स। लार्ज यूकैरियोटिक इंसर्ट पूछा जाए तो आर्टिफिशियल क्रोमोसोम या हाई कैपेसिटी वेक्टर। कॉस्मिड्स और फिगमिड्स पूछे जाएं तो उनके स्ट्रक्चरल और रेप्लिकेशन डिफरेंसेस। आंसर राइटिंग का एक यूजफुल रूल डेफिनेशन, फीचर, फंक्शन और एग्जाम्पल का ऑर्डर अपनाओ। जैसे YAC के लिए पहले डेफिनेशन, फिर टेलोमियर्स, सेंट्रोमियर, ARS और सेलेक्टेबल मार्कर्स, फिर लार्ज इंसर्ट कैपेसिटी और सर्कुलर तथा लीनियर फॉर्म्स। इस स्ट्रक्चर से आंसर ऑर्गेनाइज दिखेगा और इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स छूटेंगे नहीं। अब ओरिएंटेशन क्यू हम फाइनल सेक्शन में एंटर कर रहे हैं। अपने नोटबुक में 2 कॉलम्स बनाओ। एक में होस्ट, प्लाज्मिड, लैम्डा, M13, कॉस्मिड, फैस्मिड, याकी, एक्सप्रेशन वेक्टर और शटल वेक्टर लिखो। दूसरे में हर टर्म का 1 लाइन फंक्शन लिखो। ये एक्टिव रिकॉल है, केवल पढ़। फाइनल रिकैप करते हैं। RDNA टेक्नोलॉजी में टारगेट जीन को वेक्टर में डालकर रिकॉम्बिनेंट DNA बनाया जाता है और कंपैटिबल होस्ट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। होस्ट रेप्लिकेशन फंक्शंस देता है, वेक्टर ओरी, क्लोनिंग साइट्स और सेलेक्टेबल मार्कर जैसे फीचर्स रखता है। प्लाज्मिड्स छोटे ऑटोनोमस DNA कैरियर्स हैं, लैम्डा और M13 फेज वेक्टर्स हैं, कॉस्मिड्स और फास्मिड्स हाइब्रिड्स हैं, YAC बड़े यूकैरियोटिक इंसर्ट्स के लिए है, एक्सप्रेशन वेक्टर्स जीन एक्सप्रेशन कराते हैं, शटल वेक्टर्स 2 होस्ट्स में रेप्लिकेशन सपोर्ट करते हैं। सबसे कॉमन मिस्टेक याद रखो, होस्ट और वेक्टर को इंटरचेंजेबल मत समझना और ओरी को सिलेक्टेबल मार्कर मत लिखना। आज का छोटा चैलेंज है, बिना नोट्स देखे जीन क्लोनिंग का पूरा फ्लो, आइडियल वेक्टर की 4 फीचर्स और कॉस्मिक तथा फैस्मिड का एक डिफरेंस बोलकर रिकॉर्ड करो। फिर एडजी में अपने वीक पॉइंट पर एग्जैक्ट AI ट्यूटर डाउट पूछकर स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस कर लेना। बहुत अच्छा। आज आपने चैप्टर को रूट लिस्ट की तरह नहीं, बल्कि होस्ट, वेक्टर, इंसर्ट, रेप्लिकेशन और एक्सप्रेशन के कनेक्टेड सिस्टम की तरह देखा। अब थोड़ा रेस्ट लो, फिर अपने रिटर्न आंसर्स चेक करो और कीवर्ड्स अंडरलाइन करो। एडजी के साथ रिवीजन करते रहो, क्वेश्चंस पूछते रहो और अगली स्टडी सेशन में फिर मिलते हैं।
तब तक सीखते रहो कामली और कॉन्फिडेंटली।